विकास, क्या यह माना जाए ये जो अंतिम फाइट नक्सलवाद के खिलाफ चल रही है उसको डेडलाइन के दायरे में देखें तो अपने लक्ष्य को पाने के बेहद करीब हैं हम? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रारंभिक तौर पर यह बयान जारी किया था कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, तो शुरुआत में बयान पहले भी मैंने कहा है कि हास्यास्पद लगता था, लेकिन अब ये बयान चमत्कारिक लगने लगा है। विश्वास ही नहीं होता कि कैसे 2 सालों में बस्तर की पूरी जमीन के हालात बदल कर रख दिए गए। वो माओवाद जिसने 4 दशक तक यहाँ पर अपनी सत्ता हासिल की और एक तरीके से पैरेलल सरकार उनके द्वारा चलाई जाती थी, लेकिन वही माओवाद अब तिल तिल करके समाप्त होता नजर आ रहा है। हमने आंखों देखा है सारी स्थितियां, सारी परिस्थितियां। आलम यह है कि अब माओवादियों के पास छुपने के लिए ना कोई जगह है और ना ही अब कोई उन्हें समर्थन भी दे रहा है। स्थिति यह है कि पहले यही ग्रामीण इन्हीं माओवादियों को रसद पानी और बाकी चीजों की मदद किया करते थे, लेकिन अब यही ग्रामीण उनसे अपनी दूरी बना रहे हैं और उनकी विश्वस्त सूचना भी दे रहे हैं, जिस आधार पर लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं। दरअसल अब कोई भी इनके साथ खड़ा होना नहीं चाह रहा। हर किसी को लगता है कि जो भी इनके साथ खड़ा होगा वो निश्चित ही तौर पर मुसीबतों का पहाड़ अपने ऊपर गिरा लेगा। और यही कारण कि लगातार संगठन को नुकसान हुआ। कुछ स्ट्रेटजियां बदली गई जवानों के द्वारा, कुछ नए उपकरणों का उपयोग किया गया, इसमें ड्रोन और साथ ही साथ जिस तरह से उनके सर्विलांस की जो मशीनें, नए नए उपकरण का उपयोग जवानों ने किया, पैतरे बदले गए, पहले की तुलना में जवानों की संख्या बढ़ाई गई ऑपरेशन के दौरान, और साथ ही साथ हर उस इनपुट पर काम किया गया जिस इनपुट पर अगर 1% भी चांस होता था सफलता मिलती जी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे सफलता मिली है। और अब 31 मार्च के पहले पहले तक उनके जितने भी सीनियर काडर हैं वो भी देख लीजिए कि देव जी पर एक उम्मीद थी, वो भी लौट कर आ गए। अब तो उंगलियों में भी अगर आप नाम गिनेंगे तो उंगलियां भी बच जाएंगी, लेकिन नाम कम पड़ जाएंगे। जैसे कि अब केवल 3 ही नाम पर जिक्र होता है, गणपति मिसिर बेसरा, और उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पे बात करें तो पापाराव की बात होती है। पापाराव इन दिनों केवल छत्तीसगढ़ के लिए चुनौती है, लेकिन मिसिर बेसरा पूरे देश में संगठन में अब तक के सबसे बड़े नेता है जो सक्रिय है। वहीं अगर गणपति की बात की जाए तो अब सक्रिय तो नहीं है, लेकिन पोलित ब्यूरो है, 2018 तक का उनका कार्यकाल भी रहा। आते हैं विकास आपके पास, सलीम शेख का हम यहां पर रुख कर लेते हैं। सलीम, जैसा आपने देखा, विकास बता रहे थे कि कैसे एक समय में ये केवल सपना लगता था कि डेडलाइन के दायरे में ही नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, लेकिन 2 साल के भीतर ये चमत्कार भी हो गया। अब आप बताइए कि जो सुकमा का इलाका है, छत्तीसगढ़ के कितने इलाके ऐसे हम काउंट कर सकते हैं जिसमें हम कहें कि नक्सलवाद के नाम पर वहां कोई एक शख्स भी नहीं बचा, उनके ठिकाने भी नहीं बचे, उनके रसद की और हथियारों की जो सप्लाई चेन थी वो भी नहीं बची, और नक्सलवाद का झंडा बुलंद करने वाला भी कोई नहीं बचा? क्या ऐसे एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ के अंदर आ चुका है? देखिए, ये कहना बिल्कुल जरूर है कि जो चमत्कार जो दिखाया गया है बीते 1.5-2 सालों में, जिस तरह से माओवाद का जो धड़ा बस्तर में जो एक्टिव रहा है लंबे समय से, जो 45 सालों को जब माओवाद का दर्द जो बस्तर झेल रहा था, कोई भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसे इतना जल्दी खत्म कर दिया जाएगा, इन्हें इतना जल्दी निष्क्रिय कर दिया जाएगा। और यही वो बस्तर है जहां माओवादियों ने बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, चाहे वो आप ताड़मेटला में क्षेत्र जवानों की बात कहें, या बुरकापाल की घटना हो, या फिर रानी बोदली जैसे की घटना हो। ये ऐसी घटना है जो माओवाद ने अपने पैर पसारने के बाद इन घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके बाद माओवाद बड़ी मजबूती के साथ बस्तर में उठ खड़ा हुआ था। लेकिन अब जो हालात जो बस्तर में बने हैं, उस बस्तर को देखते हुए अब लगता है कि आने वाला जो बस्तर है वो बिल्कुल विकास की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा और शांति की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा। माओवाद की अगर बात करें तो बस्तर में सुकमा और दंतेवाड़ा एक ऐसा इलाका रहा, बीजापुर एक ऐसा इलाका रहा जहां माओवाद का जो पीएलजे इलाका, और खास करके उन इलाकों में माओवाद के जो देसी फैक्ट्रियां जो संचालित होती, जो जिसमें वेपन्स बनाए जाते थे, इन इलाकों में संचालित किए जाते रहे। और लंबे समय से इन इलाकों में माओवादियों का बड़ा प्रभाव रहा है, चाहे पुअर्ती की बात करें, उसके अलावा बीजापुर का जो नक्सल इलाका, जो घोर पहाड़ी जो इलाका है, उन इलाकों में माओवाद का इलाका बेहद सक्रिय रहा है। उन इलाकों में माओवादियों ने ट्रेनिंग कैंप्स लगाए, युवाओं को बरगलाकर उन्हें संगठन में शामिल करवाए। तो ये जो बीजापुर का सुकमा का जो सरहदी इलाका है, ये पीएलजे का गढ़ के रूप में माना जाता रहा है, और यही कारण रहा है कि इन अब ये माना जाए सलीम, अब ये माना जाए कि अब ये मुक्त है?
जी बिल्कुल, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिन इलाकों में खास करके जो सुकमा का इलाका था, जहां माओवादियों का एक गढ़ हुआ करता था, पुवरती जो इलाका है, जहां हिडमा का जो इलाका माना जाता था, वहां कभी उस गांव में प्रवेश करने के लिए माओवादियों की अनुमति ली जाती थी। उस इलाके में 2024 में फोर्स वहां पहुंचा, और फोर्स पहुंचने के बाद उन इलाकों में आज स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य जी, केंद्र संचालित किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल माना जा सकता है कि बिल्कुल अब जो राहत की सुकमा बात का जो है कोर और इलाका उस है वो सपने अब के पूरा होने की बात है जो हिंदुस्तान देख रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान दशकों से इस नक्सलवाद का दंश झेल रहा था। आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे सलीम और विकास, आपसे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन कुछ एक जानकारियां हैं जो हमने अपने दर्शकों के लिए तैयार की हैं ग्राफिक्स के जरिए, वो भी बताते चले। आज जो मुठभेड़ हुई है जिसमें एक नक्सली 5 लाख का इनामी ढेर हो गया है, उसके बारे में अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बताने जा रहे हैं। तो दंतेवाड़ा में 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया। अब इस नक्सली के बारे में जान लीजिए। भैरमगढ़ एरिया कमेटी का एसीएम था ये नक्सली, नाम राजेश पुणे, और उसको कर दिया गया ढेर। अब इसके पास से क्या क्या बरामद हुआ ये भी समझ लीजिए। एक एसएलआर, एक इंसास राइफल और एक पिस्टल। पिस्टल के बारे में जानकारी है कि देसी पिस्टल थी। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए उसके पास वॉकी टॉकी था। अब वो पुलिस के हाथ में है और नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। कुछ विस्फोटक बरामद करने की भी जानकारी आ रही है। कुछ और नक्सलियों के बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं, और ये वो नक्सली हैं जो फिलहाल फरार हैं। और इन नक्सलियों में जो नाम आता है वो गणपति का नाम एक तो आता है, खूंखार नक्सली है। इसके अलावा मिशिर बेसरा का नाम आता है जो कि एआरसी का प्लानर है, और जो तीसरा नक्सली है पापा राव का नाम आता है, नक्सल कमांडर है। और जैसे कि विकास कह रहे थे कि अगर बड़े नक्सलियों के नामों की आप गणना करने जाएंगे तो उंगलियां ज्यादा हैं, यानी कि हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, 5 भी पूरे नहीं हैं, अब केवल 3 बचे हैं। और इनको लेकर भी इनका भविष्य क्या है ये बहुत जल्द क्लियर होने वाला है। फिर से हम रुख करेंगे विकास का। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपने कहा था कि उंगली पर गिनने लायक नाम नहीं बचे हैं, लेकिन जो बचे हैं उनका भविष्य कब तक साफ हो पाएगा? क्या ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये लोग भी पुनर्वास का रास्ता चुनने की सोच रहे हैं, या ये अभी भी मानसिक तौर पर इतने कट्टर हैं कि नहीं बंदूक के साथ नक्सलवाद का झंडा बुलंद करेंगे? देखिए, इसमें 3 माओवादी हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें गणपति है, मिसिर बेसरा है और पापा राव है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब 2004 में अलग अलग दलों का एक विलय हुआ और सीपीआई माओवादी के तौर पर इन्होंने एक संगठन गठित किया, तो उसके बाद में मिसिर बेसरा की अगर बात की जाए तो उनकी आइडियोलॉजी देवजी और गणपति से थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि वो झारखंड की तरफ से आते हैं और उनकी अलग आइडियोलॉजी थी। ये तो अलग बात है कि इन सभी ने मिलकर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने की बात कही और सभी ने मिलकर सीपीआई माओवादी करके एक अलग संगठन तैयार किया। और यही वजह है कि अब तक मिसिर बेसरा के द्वारा समर्पण करने को लेकर ना ही कभी किसी तरह का बयान जारी किया गया। अगर आपको याद हो तो बहुत पहले जब बसवराजू जीवित थे और उनके मौत के बाद जब माओवादी संगठन के द्वारा अभय के नाम से शांति वार्ता को लेकर जब पत्र जारी होने लगे, उस दौरान भी मिसिर बेसरा ने इस पर एक ऑब्जेक्शन जताया था और उन्होंने कहा था कि शांति वार्ता कतई नहीं की जा सकती। आप देखें कि बीते दिनों भी झारखंड में एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 17 माओवादी मारे गए थे और उसमें सेंट्रल कमेटी के अनलदा मारे गए थे और उनके अन्य साथी भी मारे गए थे। उस दौरान भी मिसिर बेसरा वहां से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर थे और अभी भी उन्होंने जो तैयारियां की हैं उस तैयारियों को देखकर नहीं लगता कि वो कहीं से भी वापस मुख्य धारा में लौटने को तैयार है। वहीं अगर गणपति की बात की जाए तो गणपति क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इलाके के माओवादी हैं जो सीतारमैया कोंडापल्ली सीतारमैया की टीम के साथ जो ये माओवाद जो फैला हुआ था, जो दंडकारण्य में सबसे ज्यादा काबिज हुआ था। पापा राव की बात की जाए तो वो भी उन्हीं के टीम के हिस्से से हैं। तो ऐसा लगता है कि बीते दिनों पापा राव के जो राइट हैंड है, जिसे एनडीटीवी की टीम ने ही मुख्य धारा में शामिल करवाया था, उनका सहयोग करके वो वापस आना चाहते थे, राहुल तेलम। उन्होंने भी इस बात का हिंट किया था कि पापा राव दरअसल देवजी के फैसले के इंतजार में बैठे हैं कि देवजी का फैसला क्या होगा, देवजी का जो फैसला होगा उसी आधार पर पापा राव आगे का निर्णय लेंगे। तो चलिए विकास, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये 3 नक्सलियों का अंजाम क्या होता है। क्या ये पुनर्वास का रास्ता चुनते हैं या फिर वो विचारधारा जो अपनी जमीन खो चुकी है उन प्रभावित इलाकों से जहां पर कभी ये पैर जमाए खड़े थे, ये अभी भी नक्सलवाद का झंडा बुलंद करना चाहेंगे या फिर पुनर्वास की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। डेडलाइन एक ही है,
31 मार्च 2026। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम विषयों पर विस्तार से जानकारी के लिए।